वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारी पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा हेतु राजस्थान जीके मॉडल पेपर की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें अपन ने 36 मॉडल पेपर पूरे कर लिए हैं। जी हाँ साथियों, 36 मॉडल पेपर पूरे कर लिए हैं। ये अपना 37वां मॉडल पेपर है। अगर आपने अभी तक 36 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को एक बार देखकर जरूर आएं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। और आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे, लगभग 40 भी ना तो 35 प्रश्न आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनमें से आपको जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं माइंड में रखिएगा कि मेरे 35 प्रश्नों में से इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्थिति किस प्रकार से है। ठीक है, आपके अगर ज्यादा या कम प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको ज्यादा हाई लेवल हैप्पीनेस नहीं रखनी है। हाँ, ठीक ठाक से करते रहिए कि हाँ मेरी सही तैयारी चल रही है। और आपके कम प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको ज्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, तनाव की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, अपनी तैयारी को लगातार बरकरार रखिए। मॉडल पेपर बस आपका ये डिसाइड करता है कि आप कितने पानी में हो और कितने बाहर हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। यानी कि रंग महल सभ्यता स्थल है, वो 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था रंग महल का। तो जी हाँ साथियों, जो हन्ना रीड का आपने नाम सुना होगा, हन्ना रीड। ठीक है, हन्ना रीड के निर्देशन में ही अपने रंग महल सभ्यता क्या किया गया था, उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। रंग महल अपने कहां पे है, इधर ये अपने डूंगरपुर के हनुमानगढ़ साइड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है। जी हां साथियों, अपोलो डॉट्स का सिक्का नाम सुनते ही आपको एक जवाब आंसर आपके मन में आ जाना चाहिए, और वो है रेट। कौन सी है? रेट। रेट सभ्यता से अपने अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहां से अपोलो डॉट्स के सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, रेट सभ्यता से। ठीक है, रेट सभ्यता से हुए थे। ठीक है, चलिए ये लोह युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? लोह युगीन सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हाँ, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता था रेट को, ये भी बात आपको यहां से याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है कि 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था। जी हाँ साथियों, प्राचीनतम भारत की बात करें या प्राचीनतम राजस्थान की बात करें तो 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा, ये इसमें से जिले तो फिलहाल जिले के नाम से है, लेकिन पहले राज्य भी थे। ठीक है, तो राज्य में बिल्कुल आपको आमेर टिक करना है। 12 कोटड़ी के नाम से आमेर प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है साथियों कि बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। जी हां, बीकानेर शासक कर्ण सिंह थे, वो दोस्तों शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। यानी कि शाहजहां और औरंगजेब के समय के थे ये। ठीक है, कौन? कर्ण सिंह। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। महाराणा राज सिंह का शासन काल आपसे पूछ रहा है, तो महाराणा राज सिंह जो मेवाड़ वाले हैं उनका शासन काल अपने 1552 से 1580 तक था। कब था? 1552 से 1580 तक इनका शासन काल रहा है। ठीक है, चलिए साथियों अगला बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन है। ठीक है, और ये राजस्थान के किस किले के बारे में ऐसा कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान के ये अपने एक किला है, झालोर का किला। आपने नाम सुना हो तो झालोर के किले के बारे में ऐसा कहा गया है। हसन निजामी जी ने कहा है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ठीक है, ये झालोर के किले के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। मतलब कि मंत्र राज प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें एक आपने संत एवं संप्रदाय पढ़े हो तो एक संत हैं और उस संत का नाम है हरिदास। जी हाँ, हरिदास जी संत का नाम है। उनके विचारों का संकलन आपको इस मंत्र राज प्रकाश ग्रंथ में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र लहर नाम का लहरिया कहां रंगा जाता है। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि समुद्र लहर नाम का लहरिया है वो कहां रंगा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं, समुद्र लहर जो नाम का जो लहरिया है वो जयपुर में रंगा जाता है। कहां पे? जयपुर में रंगा जाता है। जी हां साथियों, जयपुर में रंगा जाता है। चलिए
और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की। भाई कायाबेली ग्रंथ अगर आपने नहीं सुना तो आज सुन लीजिए दोस्तों। कायाबेली ग्रंथ की रचना करने वाले थे एकमात्र, और एकमात्र कौन हो सकते हैं वो, रहीम तो हो नहीं सकते भाई, राजस्थान की बात आ रही है, या फिर प्रताप सिंह होगा, सूरदास होगा, या फिर सूरदास भी नहीं हो सकता। अब दोनों में से हो सकता है प्रताप सिंह या फिर दादू दयाल। तो आपको राइट आंसर में प्रताप सिंह जाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको राइट आंसर थोड़ा देख करके करना है कि कायाबेली ग्रंथ किसकी रचना हो सकती है। तो भाई प्रताप सिंह तो इतने महान वैज्ञानिक क्या ऐसे कवि तो थे नहीं जो कायाबेली ग्रंथ की रचना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल दादू दयाल, जिसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मालपुरा तहसील स्थित डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला। जी हाँ, मालपुरा तहसील है, डिग्गीपुरी कल्याण जी का मेला लगता है वो किस भगवान के स्वरूप में माना जाता है। भाई कल्याण, डिगी के कल्याण जी अपने विष्णु भगवान को समर्पित है वो मंदिर, ठीक है, विष्णु भगवान से संबंधित मेला वहां पे लगता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ है। भाई राजस्थान की बात आए और रम्मत नाट्य इसमें आ जाए तो क्या भाई मजा आ जाता है, ठीक है। तो रम्मत नाट्य बेहद शानदार प्रश्न है। अब ज्यादातर लोग बाग जाएंगे यहाँ पे जयपुर भरतपुर इस तरफ, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे बता रहा हूं, लेकिन ये आपका गलत है भाई, ठीक है। और कई मेरे साथी हैं वो तो नागौर बाड़मेर पहुंच जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अब बताओ देखते हैं कि कौन सा आ सकता है रम्मत नाट्य। भाई रम्मत नाट्य की जहां पे बात आ जाए तो आपको अलवर सीकर भी नहीं करना, बचा कौन सा, बीकानेर जैसलमेर। जी हाँ, रम्मत नाट्य बीकानेर जैसलमेर का प्रसिद्ध है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, इतिहासकार, और इतिहासकारों में इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा। जी हाँ, कान का कच्चा किसको कहा था, किसको कहा था। भाई मेरे ख्याल से तो अजीत सिंह को कहा था। किसको, अजीत सिंह को कहा था, और ये बात बिल्कुल सत्य है, अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहा था। किसने, डॉक्टर हीरा शंकर, ठीक है, हीरा शंकर नहीं, गौरी शंकर इतिहासकार है डॉक्टर हीरा, सॉरी हीरा हीरा क्यों आता है मेरे जहन में, डॉक्टर इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि तीड़ोराव अलेखू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की। तीड़ोराव और अलेखू हिटलर पुस्तकों की रचना करने वाले एक ही नाम आपके जहन में आना चाहिए, और उनका सुप्रसिद्ध नाम है विजयदान देथा। जी हाँ, विजयदान देथा के द्वारा ही अपने अलेखू हिटलर और तीडोराव पुस्तकों की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था। कि मतलब कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ऐसा सुझाव देने वाले कौन थे। बिल्कुल 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 सही पकड़े हो, बिल्कुल चार्ल्स मैटकॉफ थे। अगर आप कर्नल जेम्स की टोड़ की तरफ जा रहे हो, घोड़ीवाल बाबा की तरफ जा रहे हो, तो आपका गलत है, ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए, और बूंदी, अरे भाई बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। अरे भाई बूंदी, अरे शादी माहौल का चल रहा है और बूंदी ना खाएं, और बूंदी भी किसकी खाएं, कांतिलाल की खा ले तो मजा आ जाए, कांतिलाल की खा ले तो मजा आ जाए। कांतिलाल का पूरा नाम है कांतिलाल चौथाने, ठीक है, इनके द्वारा ही बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो भाई बताओ मत्स्य संघ राजस्थान का अंग कब बना। भाई मत्स्य संघ सबसे पहले बना, और सबसे पहले कब बना, 15 मई 1949। जी हाँ, 15 मई 1949, और ये अपने संपूर्ण बन के तैयार होगा था 1 नवंबर 1956, ठीक है। चलिए साथियों, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू द्वारा नहीं लिखा गया। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू द्वारा नहीं लिखा गया, तो बता दीजिए कौन सा है वो ग्रंथ। भाई मेरे को तो लगता है इसमें से क्राइम्स ऑफ मारवाड़ भी लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट भी लिखा गया है, विश्वेश्वर स्मृति भी लिखा गया है, लेकिन इतिहास निजाम ये कौन सा ग्रंथ है, ये मैंने आज तक भी नहीं सुना, और यही मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो चलिए अब बताइए भाई, इजलास खास की स्थापना कब हुई। तो जी हाँ, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इजलास खास की स्थापना हुई थी 1800, बताओ 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 आगे, 18 तो इसमें ही है, 1877। जी हाँ, 1877 को इजलास खास की स्थापना हुई थी, ठीक है। कमेंट में थोड़ा सा इनके बारे में बताओगे क्या कि इजलास खास क्या है, मेरे को नहीं पता। अगर आप किसी को पता है कि भाई इजलास खास क्या है तो मेरे को जरूर बताएं, मैं इस पर अमल करने की कोशिश जरूर करूंगा कि इजलास खास क्या है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा कूट है जो सम्मिलित नहीं है, एक तरफ है राज्य एक तरफ है शासक। भाई धौलपुर राज्य का शासक शंभू सिंह था क्या। अरे शंभू सिंह था क्या,
शंभू सिंह था क्या? अरे सर नहीं, शंभू सिंह कब से हो गया धौलपुर राज्य का शासक? हैं 1857 क्रांति के समय? नहीं था, नहीं था, नहीं था। तो यही आंसर आ गया। जी हाँ, यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। क्योंकि करौली का प्यारे साथियों मदन पाल है, बिल्कुल। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह है, राम सिंह द्वितीय कोटा का है। तो भाई बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी तेज है। अलवर का नीमू चाणा हत्याकांड कब हुआ था? अब बताओ, अब बताओ। आप बहुत सारे लोग जाएंगे 1935 की तरफ, 1935 तरफ जाएंगे, लेकिन 1925 राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला एक, राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीति, प्रश्न को पढ़ना चाहिए और वो भी ध्यान से समझो कि राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीति सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है, पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है, और वो जिले हैं मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल 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 सही पकड़े हो, राजसमंद और दौसा। यानी कि राजसमंद और दौसा दो ऐसे जिले हैं जिनकी राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है, पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। ठीक है, चलिए समझ गए वो लाइक करो, नहीं समझे वो डिसलाइक मत करो, लाइक ही करो भाई। देखो ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अरावली तथा विद्धन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? भाई अरावली और विद्धन जहां पे मिलता है ना, ठीक है, जहां पे मिलता है वहां क्या होता है? महान। क्या होता है? महान। और कौन सा? सीमा भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है, अरावली पर्वत से संबंधित पठार कौन सा नहीं है? भाई लसाड़िया का पठार है कि नहीं? बिल्कुल है। बोराट का पठार है कि नहीं? बिल्कुल है। उड़िया का पठार है कि नहीं? बिल्कुल है। भाई मालवा का पठार कहां से आ गया अरावली में? नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, तो नहीं है, तो नहीं है। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? भाई थार में 56 कभी नहीं देखा, ठीक है, 63 मैंने तो नहीं देखा, 41 भी नहीं देखा, तो 61%। जी हाँ, 61% भाग में, राजस्थान के 61% भाग में मरुस्थल फैला हुआ है साथियों, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए काजरी संस्थान बहुत ही ज्यादा अग्रसर हो रही है इसको रोकने के लिए। ठीक है, बहुत ही एक्टिव है। ठीक है, और ये रुकेगा जहां तक संभावना है, अगर आपके प्रयास सफल रहे, अगर आप दिन ब दिन यानी कि हरे पेड़ पौधे उगाते हो, तो ये प्रयास सफल भी हो सकता है। चलिए पशु परिचर बनने के बाद में ऐसा प्रयास जरूर करना। चलिए राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन पर स्थित है? तो भाई किन नदियों के मिलन पर स्थित है? भाई बेणेश्वर नाम जाते सर हमारे दिमाग में तो एक ही आता है, और वो हम ढूंढ लेते हैं सोमवाई जाखम। क्या ढूंढ लेते हैं सर? सोमवाई जाखम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मेरे लिए और आपके लिए कि रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला मौसमी नदियां किस झील में अपना जल उड़ेलती है? ये सभी की सभी एक में आ जाएंगी और वो सांबर झील का निर्माण कर देंगी। ठीक है, चलिए कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है? तो शायद 50 सेंटीमीटर वाली ही बांटती है, मेरे ख्याल से तो 50 सेंटीमीटर वाली ही बांटती है, और बिल्कुल ये बात सही है। अगला, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी मतलब लाल लाल मिट्टी कहां पे पाई जाएगी? भाई मेरे को इतना मालूम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मालूम पड़ गया, आपके आंसर ने मेरे को बता दिया, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लाल दोमट मिट्टी पाई जाएगी। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले यानी कि राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है? अब अवनालिका मृदा अपरदन के बारे में थोड़ा बहुत भी आपने सुना हो तो आपको पता होगा कि नदियों किनारे होने वाले अपरदन को अवनालिका अपरदन कहते हैं। और नदी सबसे ज्यादा किस जिले में बहती है उसके आधार पर इसका आकलन कर सकते हैं। और भाई धौलपुर, बिल्कुल बिल्कुल, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। ठीक है, और यहाँ पे ये चंबल का पानी बहता है, और जहां जहां चंबल का पानी बहता है तो मृदा अपरदन बढ़ता है। मृदा अपरदन है मिट्टी का कटाव। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। भाई 31 मार्च 2011 की बात कर रहा है सर, बिल्कुल कर सकता है, क्या पता। बस 17 लाख फॉर्म आए हैं, 17 लाख में से 6000 बच्चों को निकालना है RSSMB द्वारा 6000 बच्चों को निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है भाई, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम शुरू से लेकर के एंड तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे मतलब 100 मॉडल पेपर करवाने वाला हूं मैं, 100 मॉडल पेपर। ठीक है, घबराओ मत। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर और 12 जिलों में। ठीक है, और फिलहाल पूछ ले
तो प्रतापगढ़ और अलवर में, ठीक है, प्रतापगढ़ और अलवर में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता भाई? जैव विविधता संरक्षण करना इनका मेन उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है। पारिस्थितिकीय पर्यटन संवर्धन करना इनका मेन उद्देश्य या मेन पर्पज होता है। वृक्षारोपण करना मेन पर्पज होता है, लेकिन बाढ़ का नियंत्रण इनके हाथ में नहीं है भाई, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस, मतलब फ्लोरोसिस क्या? राजस्थान में फ्लूरोसिस सिस बोलते हैं इसको, ग्रस्त कुबड़पट्टी, अरे कुबड़पट्टी के नाम से जानो आप तो। राजस्थान में कुबड़पट्टी कहां पर स्थित है भाई? नागौर और अजमेर, यानी कि नागौर और अजमेर का पानी में फ्लोरीन क्या, फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए यहाँ के जो बच्चे हैं वो कोई अपंग है, कोई विकलांग है, कोई किस तरह से है, ठीक है। तो कुबड़पट्टी कारण नागौर अजमेर यहाँ पे कुबड़पट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है भाई? किन राज्यों की तरफ होगा मरुस्थलीकरण का प्रसार? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पकड़ा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ हो रहा है भाई। अगर ये नहीं रुकता है तो दिल्ली में कुछ दिन बाद ही दिल्ली में क्या आ जाएगी? मरुस्थल आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया? और मेरे ख्याल से 5, मेरे ख्याल से 5, और राइट आंसर 5। चलिए अगला है और इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रश्न है कि अमेरिकी कपास नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? तो नरमा कहां पे उगाया जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? नरमा उगाया जाएगा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। जी हाँ, नरमा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में उगाया जाएगा। और ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए, उत्तरमाला सहित इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर के ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो, क्या देखते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मस्त रहिए, तैयारी को एकदम धार देते रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।